हाँ जी गाइस, हम लोग बात कर रहे थे कैश फ्लो स्टेटमेंट की। और कैश फ्लो स्टेटमेंट में इतना सब कुछ हम लोगों ने देख लिया था है ना। तो आज क्या करेंगे सर, आज हम डायरेक्ट चलेंगे अपने कि कैश फ्लो स्टेटमेंट की जो एक तरीके से पूरी ये स्टेटमेंट है या शीट है या फॉर्मेट है, हम इसे बनाते कैसे हैं। ठीक है सर, कितना बड़ा फॉर्मेट है, क्या क्या चीज़ें हमें करनी होती हैं, तीनों एक्टिविटीज़ के अंडर में कौन कौन सी चीज़ें आ रही हैं, कौन सी नहीं आ रही हैं, ये सब चीज़ें हम डिस्कस करेंगे। तीनों एक्टिविटीज़ के अलग अलग मतलब मैं आपको बता चुका हूँ लास्ट वाली वीडियो में, तो उसमें आपको कन्फ्यूज़न नहीं होगा कुछ भी। डायरेक्ट चलते हैं बिना किसी टाइम को वेस्ट करें। हैविंग डिस्कस्ड कैश फ्लो फ्रॉम ईच एक्टिविटी, देखो इन्होंने ये कहा है यहाँ पर, लेट अस नाउ डिस्कस कैश फ्लो स्टेटमेंट एज अ कंप्लीट स्टेटमेंट इट इज़ प्रिपेयर्ड बाय। वो कह रहे हैं जैसा कि हम अलग अलग एक्टिविटीज़ के बारे में पढ़ चुके हैं, अब जो है ना वक्त है डिस्कस करने का कि कैश फ्लो स्टेटमेंट को प्रिपेयर कैसे करा जाता है या कंप्लीट स्टेटमेंट वो है क्या। इट इज़ प्रिपेयर्ड बाय, कैसे प्रिपेयर करी जाती है, तीन एक्टिविटीज से प्रिपेयर करी जाती है, बहुत पहले हमें पता लग चुका है ये बात। पॉइंट नंबर 4 क्या कह रहे हैं, कैश फ्लोज अंडर ईच एक्टिविटी ऑपरेटिंग इन्वेस्टिंग फाइनेंसिंग आर शोन इन द कैश फ्लो स्टेटमेंट। वो ये कह रहे हैं कैश फ्लोज जो होता है, इनफ्लो हो या आउटफ्लो हो कैश का, वो दिखाई जाती है हर एक एक्टिविटी के अंतर्गत में अलग अलग तरीके से। ठीक है ना, स्टेटमेंट पूरी एक होगी लेकिन अलग अलग उसके आपके देखोगे आप कि ग्रुप बने हुए हैं। आर शोर इन द कैश फ्लो स्टेटमेंट एग्रीगेट ऑफ दीज थ्री एक्टिविटीज। एग्रीगेट का मतलब होता है टोटल, यानी कि जोड़ देना। एग्रीगेट ऑफ दीज थ्री एक्टिविटीज, इन तीनों एक्टिविटीज को जोड़ करके हम क्या लाएंगे, मे रिजल्ट इन इंक्रीज डिक्रीज और नो चेंज। वो ये कह रहे हैं या तो इंक्रीज हुआ होगा कैश या डिक्रीज हुआ होगा या कोई भी चेंज नहीं हुआ होगा इन द कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स। क्या सर ऐसे भी हो सकता है कोई चेंज ना हुआ हो? हाँ बिल्कुल हो सकता है। कैसे सर? तीनों एक्टिविटीज से हमने कोई रिजल्ट निकाला, ठीक है। ओपनिंग कैश मान लो मेरे पास कितना है, 2000 का है, और क्लोजिंग कैश मेरे पास कितना है, मान लो 3000 रुपये का है। तो यहाँ तो 1000 रुपये का इंक्रीमेंट हो रहा है, हाँ या नहीं? देख पा रहे हो आप, 1000 रुपये का डिक्रीज हो रहा है। सर ये 1000 कैसे, 2 - 3 तो माइनस के 1000 आएंगे, डिक्रीज आएगा नहीं। क्लोजिंग माइनस ओपनिंग करते हैं, ओपनिंग माइनस क्लोजिंग कभी नहीं करते, क्लोजिंग माइनस ओपनिंग करते हैं। क्लोजिंग माइनस ओपनिंग करेंगे कि 3000 हमारे पास आज का कैश है। बात समझो, करते भी क्यों है उसका भी रीज़न सुन लो। सर ओपनिंग माइनस क्लोजिंग क्यों नहीं करते? हमारे पास ओपनिंग कैश का मतलब क्या है कि हमारे पास जब कैश था, पिछले साल का ये क्लोजिंग है, ये करंट ईयर वाला क्लोजिंग है, तो ये क्लोजिंग कैश हमारे पास 3000 रुपये का है, यानी कि एट द एंड हमारे पास 3000 रुपये हैं। आज हमारे पास 3000 रुपये हैं, स्टार्टिंग में कितने थे, 2000 रुपये। तो इसका मतलब इंक्रीमेंट कितने से हुआ है, 1000 रुपये से। हमारे पास 2000 थे, 1000 और आए तभी तो 3000 हुए, इसलिए क्लोजिंग माइनस ओपनिंग करते हैं पॉजिटिव साइन देखने के लिए। हाँ सर नेगेटिव कैसे होगा? नेगेटिव ऐसे होगा, मान लो ये वाला बैलेंस होता है यहाँ पर कि अब 1500 रह गए। अब 1500 रह गए तो इसका मतलब ये होता 1500 माइनस 2000 इज इक्वल टू 500, यानी कि ये माइनस हो गया। फॉल इन द वैल्यू ऑफ कैश है कि कैश की वैल्यू में डिक्रीज हो गया या फॉल माइनस हो गया, ठीक है। नो चेंज कब होगा सर? ओपनिंग और क्लोजिंग जब सेम होंगे, जब नो चेंज होगा, ठीक है। पॉइंट नंबर 4 में वो यही कह रहे हैं। पॉइंट नंबर 5 की तरफ बढ़ते हैं। हालांकि हम अभी थ्योरी से कुछ मतलब नहीं था इसका, लेकिन देखो इस चीज़ को पढ़ोगे तभी फॉर्मेट समझ में आएगा कि हाँ हम करने क्या वाले हैं फॉर्मेट में। वरना और बहुत सारी चीज़ें आपके पास, आप कहीं से भी फॉर्मेट पढ़ सकते हो, लेकिन कौन सी चीज़ कहाँ पर क्यों आई है उसका अगर आपको रीज़न पता होगा तो आप समझ पाएंगे। अदरवाइज़ तो भैया रट्टा तो मैं मुझे नहीं लगता कि हाँ रट्टा आप मार सकते हैं। देखो ना फॉर्मेट कितना बड़ा है, कहाँ तक रट्टा मारोगे यार इस चीज़ का, है ना। तो एक एक चीज़ को समझ लो, एक टाइम थोड़ा सा और फालतू लगा लो, कोई दिक्कत नहीं है। पॉइंट नंबर 5 क्या कह रहा है, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स बैलेंस इन द बिगिनिंग इज एडेड टू द नेट चेंज इन द कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स। स्टेप नंबर 4 है ये। क्या है सर ये स्टेप नंबर 4? वो कह रहे हैं जो भी कैश और कैश इक्विवेलेंट के बैलेंस में स्टार्टिंग में जो होगा वो उसको ऐड कर दिया जाएगा। स्टार्टिंग वाले बैलेंस को ऐड कर दिया जाएगा, कहाँ पर? नेट चेंज में। नेट चेंज में हम उसे ऐड करेंगे और पहुंच जाया करेंगे अपने रिजल्ट अमाउंटिंग द कैश एंड कैश इक्विवेलेंट एट द एंड। ये क्या कह रहे हैं सर? ये कह रहे हैं नेट चेंज क्या था। अगर मैं इस वाले एग्जाम्पल की बात करूं जो मैंने 2000 और 3000 वाला दिया, नेट चेंज था हमारा 1000 रुपये। वो ये कह रहे हैं नेट चेंज में आप ओपनिंग को ऐड किया करेंगे, ओपनिंग को ऐड किया करेंगे, और ये जो रिजल्ट आएगा ये आपका सेम आना चाहिए क्लोजिंग वाला बैलेंस, ठीक है। ये जो क्लोजिंग बैलेंस अगर आपका ये सेम आता है तो आपका आंसर सही माना जाएगा, अदरवाइज आपने फॉर्मेट को बनाने में कुछ ना कुछ मिस्टेक करी है। क्योंकि भाई नेट चेंज मेरा ये है, ओपनिंग मेरा ये था, क्लोजिंग वो तुम्हें देंगे,
खास बात क्या है इसमें सर, ये भी देंगे। हाँ, खास बात ये कि कैश फ्लो स्टेटमेंट के जो 8 मार्क्स का क्वेश्चन है उसको आप एग्जाम में ही पता लगा सकते हैं कि आपने वो 8 मार्क्स प्राप्त करे हैं या नहीं करे। वो कैसे सर, जब आप क्वेश्चन करोगे तो आपको अपना आंसर पता लग जाएगा। कैश फ्लो स्टेटमेंट की सबसे अच्छी बात मुझे यही लगती है कि बच्चे को 15 मिनट मेहनत करने के बाद में ये पता लग जाता है मेरा आंसर सही आ रहा, तो हाँ जी मुझे नंबर पूरे मिलने वाले हैं। ठीक है, चलो बात करते हैं फटाफट से फॉर्मेट की। फॉर्मेट कहाँ से स्टार्ट है, चलो इसका श्री गणेश करते हैं हम। फॉर्मेट ऑफ कैश फ्लो स्टेटमेंट जो दिया हुआ है इन्होंने इनडायरेक्ट मेथड से दिया हुआ है। फोकस करना इस बात पर, इनडायरेक्ट मेथड से। सर डायरेक्ट मेथड क्यों नहीं दिया, बेटा सिलेबस में नहीं है वो हमारे। सर डायरेक्ट मेथड क्या होता है अभी बताते हैं, कोई आपको परेशान होने वाली बात नहीं है। क्या लिखना है बस टाइटल में देख लो, फॉर द ईयर एंडेड एज पर द अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 3 रिवाइज्ड, यहाँ पर इन्होंने लिखा हुआ है। ठीक है सर, डायरेक्ट मेथड इन्होंने क्यों नहीं दिया हमारे सिलेबस में भाई, वो जो है बहुत आसान सा है मेथड, ठीक है ना, वो आसान मेथड है डायरेक्ट वाला, इसलिए इन्होंने नहीं दिया। सर हम हार्ड करेंगे, हाँ जी बेटा आप हार्ड करने वाले हो। डायरेक्ट मेथड क्या है, सुनो। डायरेक्ट में तो आपको ये पता लगाना होता है कि आपकी ना सेल कितनी है। आप स्टार्ट कहाँ से करते हो, सेल्स से स्टार्ट करते हो। आपकी जो नेट सेल है आप उसे रखोगे कि हमने माल बेचा कितने का, लेकिन ये नेट सेल कौन सी वाली, कैश वाली। उसमें से हम फिर बस एक्सपेंसेस माइनस करते रहेंगे, यानी कि जो भी आपका कैश आउट हुआ है उसे हम माइनस करते रहेंगे। यहाँ से जो हमारा बैलेंस बच जाएगा हम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ के बैलेंस पर पहुँच जाएंगे। लेकिन ये मेथड हम फॉलो ही नहीं करते। हम मेथड कौन सा फॉलो करते हैं, हम करते हैं इनडायरेक्ट मेथड। सर इनडायरेक्ट में क्वेश्चन कहाँ से स्टार्ट होता है, इनडायरेक्ट में भाई क्वेश्चन स्टार्ट होता है आपका नेट प्रॉफिट से। नेट प्रॉफिट से, जस्ट सपोज कि नेट प्रॉफिट आपका आ रहा है 1,50,000, कि 1,50,000 रुपये का आपका नेट प्रॉफिट आया है ड्यूरिंग द ईयर। अब इस नेट प्रॉफिट के बेस को मानते हुए, इससे स्टार्ट करते हुए हमें ये बताना होता है कि हमारी ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ से प्रॉफिट ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ से कैश कितना आया। कैश या तो आया, इनफ्लो हुआ होगा या आउटफ्लो हुआ होगा। अगर कम आता है तो बट ऑब्वियस है कि आउटफ्लो होगा वो तो फिर ठीक है, अगर ज़्यादा आता है तो बट ऑब्वियस है कि इनफ्लो होगा। ठीक है ना, अभी ये बात आपको थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड लग रही होगी, बट फॉर्मेट जब हम देखेंगे तो फिर सब क्लियर हो जाएगा। ठीक है स्टार्ट कैसे करना है सर, नेट फ्लो देखो कैसे बता रहे हैं ये, नेट प्रॉफिट कैसे रखा हुआ है इन्होंने वो देखेंगे। एक एक वर्ड आपको जरा फोकस से देखना है यहाँ पे। पहले पॉइंट में क्या कह रहे हैं, कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़। ठीक है, यहाँ पर ये हेडिंग डालने के बाद में आपको जो सेकंड हेडिंग आप डालेंगे वो आप हेड डालते हैं सेकंड वाला लास्ट में जाकर, कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। क्या सर इतनी सारी चीज़ जो आई हैं ऊपर ये हमें हर एक क्वेश्चन में करनी है, नहीं। कुछ क्वेश्चंस में मतलब आ जाती हैं, कभी कभी बड़ा क्वेश्चन नहीं आता इतना, वो हर एक पॉइंट पूछेगा आपसे, लेकिन लिमिटेड पॉइंट पूछेगा। ये नहीं कि एक ही पॉइंट, एक ही टॉपिक के वो आपसे 4 पॉइंट पूछ रहा है, नहीं। एक टॉपिक का 1 पॉइंट पूछ लेगा बहुत है उसके लिए, ठीक है ना, वो हर एक पॉइंट नहीं पूछेगा आपसे। तो सेकंड यहाँ पर आएगी और थर्ड वाली फिर उसके बाद में कैटेगरी यहाँ पर आ जाएगी, जो हमारी एक्टिविटीज़ होती है कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी। सबको ट्रीट करने के बाद में हम आंसर पे पहुँचेंगे। उससे पहले हमें एक वर्किंग नोट भी बनाना पड़ता है, क्यों बनाना पड़ता है उसी के बारे में हम बातचीत करने वाले हैं। सबसे पहले आते हैं कि इन्होंने क्या बोला हुआ है। सबसे पहले इसमें देखेंगे तो मिलेगा हमें पॉइंट नंबर ए में नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स। नेट प्रॉफिट चाहिए हमें, कौन सा वाला, बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डनरी आइटम्स वाला, एज पर द वर्किंग नोट। जो वर्किंग नोट के अकॉर्डिंग आएगा। सर ये वर्किंग नोट बनाना पड़ेगा, बिल्कुल बनाना पड़ेगा, समझो जरा ध्यान से। इन्होंने बोला हमें नेट प्रॉफिट चाहिए, किससे पहले होना चाहिए वो नेट प्रॉफिट, टैक्स से पहले और एक्स्ट्रा ऑर्डनरी आइटम्स से पहले। एक्स्ट्रा ऑर्डनरी आइटम्स क्या होती हैं, एक्स्ट्रा ऑर्डनरी आइटम्स होती है मेरी अर्थक्वेक वगैरह हो गई, या अचानक से कोई मेरे को प्रॉफिट या लॉस हो गया, अचानक से मेरे को कोई प्रॉफिट या लॉस हो गया, उसे हम एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स बोलते हैं, जो नॉर्मली एक बिजनेस की कह सकते हो आप, नॉर्मल बिजनेस में नहीं होते, मतलब डेली नहीं होते, रिकरिंग नेचर नहीं है, कभी कभार वाले जो इवेंट होते हैं उसे हम बोलते हैं एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स। पढ़ेंगे सबको हम, ठीक है। उससे पहले और टैक्स पे करने से पहले, टैक्स से पहले आपका जो नेट प्रॉफिट होगा आप उसे यहाँ पर रखेंगे, ठीक है, आप उसे यहाँ पर रखेंगे। उसके बाद में आप एडजस्टमेंट करेंगे फॉर नॉन कैश और कैश ऑपरेटिंग एंड नॉन ऑपरेटिंग आइटम्स। सर ये एडजस्टमेंट क्यों नॉन कैश और नॉन ऑपरेटिंग आइटम्स के लिए, उससे पहले आपको पढ़ना होगा अब वर्किंग नोट। वर्किंग नोट तक मैं कोशिश करूंगा इस वीडियो में आपको समझा दूं, क्योंकि धीरे धीरे करके ही पार्ट में ही मैं तोड़ तोड़ के ही इस फॉर्मेट को सीखना पड़ेगा। एक वीडियो में भाई साहब आपको ये एक तो थोड़ा सा ना लेंदी हो जाएगा,
वीडियो बड़ी होगी तो बर्डन आ जाएगा आपके सिर पे, कोई फ़ायदा नहीं है। तो सबसे पहले नेट प्रॉफिट कैसे निकालते हैं बिफोर टैक्स वाला, उसे देख लेते हैं। क्योंकि नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स वाला अगर गिवन होगा तो हम डायरेक्ट यहाँ पर रख देंगे, अगर नहीं होगा तो हमें पहले उसकी कैलकुलेशन करनी पड़ेगी कि नेट प्रॉफिट कैसे निकलेगा बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम वाला। तो आपके पास अगर बुक है तो बड़ी अच्छी बात है, वरना आप मुझसे इसके नोट्स वगैरह मांग सकते हैं, मैं आपको पिक वगैरह क्लिक करके आराम से स्कैन करके दे दूंगा, कोई मुझे प्रॉब्लम नहीं है। व्हाट्सअप करिए, सर हमारे पास बुक नहीं है अभी फ़िलहाल, जो भी अगर कोरोना की वजह से नहीं मिल पा रही है किसी को बुक बेटा, तो आप लोग मुझे व्हाट्सअप करिए, मैं आपको क्लिक करके दे दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। लेट मिल सकती है, मतलब रिप्लाई जो होगा लेट मिलेगा, बट मिल जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। सुनो, वर्किंग नोट कैसे स्टार्ट करना है। नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम्स निकालने के लिए हमें देखना होगा नेट प्रॉफिट एज पर द स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस और डिफरेंस बिटवीन क्लोजिंग बैलेंस एंड ओपनिंग बैलेंस ऑफ सरप्लस, दैट इज बैलेंस इन स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। सर ये क्या कह रहे हैं इतनी बात, आप सीधी सी बात बताया करो ना। सुनो मेरी बात, सुनो सुनो सुनो, आपके पास में फॉर्मेट आएगा, फॉर्मेट जो आपके पास में होगा उसमें से आप नेट प्रॉफिट को चुरा लेंगे, बस नेट प्रॉफिट को निकाल लेंगे। सर क्या गिवन होगा, बिल्कुल सही बात है, गिवन होगा भाई, नेट प्रॉफिट तो गिवन होगा ना, बिना नेट प्रॉफिट के हम कैसे बात बनाएंगे। सर वो नेट प्रॉफिट जो होगा वो कौन सा वाला होगा, वो आफ्टर टैक्स एंड एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम होगा। मतलब ये कहने का कि उसमें सब कुछ ट्रीट करने के बाद देते हैं, वो आफ्टर ऑल एडजस्टमेंट आपको देगा। सुनो मेरी बात, मैंने कहा कि नेट प्रॉफिट होगा क्वेश्चन में, नेट प्रॉफिट ये कौन सा होगा, आफ्टर ऑल एडजस्टमेंट वाला होगा, आफ्टर ऑल एडजस्टमेंट वाला आपको पास में होगा। एडजस्टमेंट से मतलब मैं कह रहा हूं कि टैक्स के बाद एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स जो होते हैं ना, उन सबको ट्रीट करने के बाद आपको ये नेट प्रॉफिट देगा। तो अब अगर देख पाओ आप कि जो कोई खर्चा था जो हमें नहीं घटाना चाहिए वो भी हमने माइनस करा हुआ होगा, जो कोई इनकम जो हमारे बिजनेस की इनकम नहीं है वो भी हमने प्लस करी हुई होगी। अब इन दोनों को जो हमने ये गलत करा हुआ है इन दोनों को हटाएंगे, वर्किंग नोट बन जाएगा। कैसे सर, एक मिनट समझो, छोटी सी बात। नेट प्रॉफिट हमारे पास आ गया, अगर नहीं भी देगा तो हम डिफरेंस देख लेंगे, जो भी हमारे स्टेटमेंट ऑफ P&L देगा हमें उसका डिफरेंस देखेंगे। इन्होंने यहाँ पर बोला हुआ भी है, डिफरेंस देखो बिटवीन क्लोजिंग बैलेंस एंड ओपनिंग बैलेंस, डिफरेंस बिटवीन क्लोजिंग बैलेंस एंड ओपनिंग बैलेंस ऑफ सरप्लस, ठीक है। यानी कि क्या होता है वो, डेट इज बैलेंस इन स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस जो होगा उसका क्लोजिंग बैलेंस देखो, ओपनिंग देखो, क्लोजिंग माइनस ओपनिंग करो, जो बैलेंस होगा वो आपका नेट प्रॉफिट होगा। नेट प्रॉफिट को आप रख लेंगे, ठीक है। उसके बाद हम उसमें ऐड करेंगे ये कुछ चीज़ें, क्या चीज़ ऐड करेंगे, जो भी हमने रिजर्व को ट्रांसफर करा होगा वो हम इसमें ऐड कर देंगे, ठीक है। प्रपोज डिविडेंड फॉर करंट ईयर, ध्यान रखना फॉर करंट ईयर, ध्यान रखना प्रपोज डिविडेंड के केस में बताऊंगा इसका कॉन्सेप्ट भी। प्रपोज डिविडेंड, इंटरिम डिविडेंड हम सब पढ़ेंगे धीरे धीरे करके। फॉर्मेट में क्या है, ट्रांसफर टू रिजर्व में प्लस करना होता है, प्रपोज डिविडेंड फॉर करंट ईयर प्लस करना होता है, इंटरिम डिविडेंड पेड ड्यूरिंग द ईयर, ड्यूरिंग द ईयर का मतलब होता है करंट ईयर के लिए हमने जितना भी पेड करा है, इंटरिम डिविडेंड जो हमने करंट ईयर में पेड करा है वो हमें रखना है। प्रपोज डिविडेंड करंट ईयर के लिए जितना पेड करा है हमें वो इसमें ऐड कर देना होता है। सर क्यों कर रहे हैं ऐड, एक बात बताओ ना, इसकी वजह से हमारा कोई खर्चा जाता नहीं है ना, हमने वो एक्चुअल में माइनस करा हुआ होता है। बताऊंगा डिविडेंड एकदम अभी समझ में नहीं आने का। प्रोविजंस कुछ आपने अगर माइनस करे हुए हैं तो भैया उन्हें भी ऐड कर लो। प्रोविजन फॉर टैक्स फॉर द करंट ईयर, करंट ईयर के लिए जो आपने प्रोविजंस बनाए थे टैक्स के लिए, प्रोविजन फॉर टैक्स जो बनाया था आपने करंट ईयर के लिए उसे भी आप ऐड कर दो, बैक ले लो आप अपने वाले प्रॉफिट में, क्योंकि आपने वो प्रॉफिट माइनस क्योंकि वो आपने प्रोविजन जो है माइनस कर दिया होगा, अब उसे आपको प्लस करने के लिए ऐड करना पड़ेगा, बैक लेना पड़ेगा। एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम्स है इफ एनी, यदि कोई है, डेबिटेड टू द स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। सर ये डेबिटेड हमें करना है या पहले हुआ हुआ है, जो पहले हुआ हुआ है, बात समझो, जो पहले हुआ हुआ था, यानी कि जो ऑलरेडी डेबिटेड था कहाँ पर, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस में, अगर कोई अमाउंट डेबिट है, इससे समझो 11th वाले फॉर्मेट से समझो, P&L बनाते थे जी सर। अगर मान लो कोई खर्चा मैंने यहाँ पर एक्स्ट्रा ले लिया 200 से, मैंने कोई एक्सपेंसेस यहाँ पर एक्स्ट्रा ले लिया, बात समझना बहुत ध्यान से, अगर मैंने एक्सपेंसेस यहाँ 200 रुपये से ज़्यादा ले लिया तो मेरा बट ऑब्वियस है मेरा जो नेट प्रॉफिट होगा वो मेरा कम हो जाएगा इसी अमाउंट से। मान लो मेरा जो प्रॉफिट था वो कितना था 5000 रुपये, लेकिन अब 200 रुपये और माइनस करने के बाद कितना रह जाएगा 4800 रुपीज़। तो अब मैं अपने वापस से इस वाले प्रॉफिट पर पहुंचने के लिए क्या करूंगा, इसमें मैं ये 200 रुपये ऐड करूंगा तो मैं अपने 5000 पर पहुंच जाऊंगा। तो ये मैं एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम की तरह ट्रीट कर रहा हूँ इस 200 रुपये को, ठीक है।
एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम को कैसे ट्रीट कर रहे हैं फिर बता रहा हूँ। अगर वो डेबिट करा हुआ है, देखो यहाँ डेबिट करा हुआ था आपने पी एंड एल अकाउंट के डेबिट साइड में, हालांकि हम कंपनी के केस में वर्टिकल बनाते हैं, डेबिट और क्रेडिट से हमें सिर्फ लॉजिक समझना है, इस वजह से मैंने यहाँ बताया पी एंड एल अकाउंट में डेबिट साइड में कोई खर्चा लिया हुआ है, डेबिट साइड में नहीं लेना चाहिए था, जो नहीं लेना चाहिए था, इट शुड नॉट बी एडेड इनटू द पी एंड एल अकाउंट डेबिट साइड, ठीक है ना। तो आपको उसे बैक लेने के लिए क्या करना है, 200 रुपये को आप वापस ले लेंगे, उस प्रॉफिट में जोड़ देंगे, जो भी आपका प्रॉफिट आ रहा होगा प्लस करेंगे, 5,000 रुपये हम अपने पहले वाले प्रॉफिट पे पहुंच जाएंगे, ऐसे करेंगे, ठीक है। इसलिए इन्होंने क्या करा है, कोई भी अमाउंट इन्होंने रिजर्व को ट्रांसफ़र करी हो उसे भी वापस ले आओ भैया, वापस ले आओ जी, अपने प्रॉफिट को बढ़ाओ, कोई दिक्कत नहीं है। प्रपोज डिविडेंड जो आपने करंट ईयर के लिए पेड करा है उसे भी प्लस कर दो, इंटरम डिविडेंड जो आपने ड्यूरिंग द ईयर पेड करा है उसे भी प्लस कर दो, प्रोविजन फॉर टैक्स जो है करंट ईयर के लिए प्लस कर दो। प्रोविजन फॉर टैक्स क्यों सर, अभी बताएंगे। प्रोविजंस आपने लिए हुए हैं डेबिट साइड में, मान लेते हैं कि आपने प्रोविजंस लिए हुए हैं टैक्स के लिए, अब ज़रूरी नहीं ना कि वो भाई इतना ही पेड कराऊँ हमने, जब पेड करेंगे जब हम इन्हें माइनस कर देंगे, अगर एक्चुअल पेड है तो हम इन्हें माइनस करते हैं, लेकिन वो एक्चुअल पेड नहीं है, वो तो प्रोविज़न है, यानी कि इतना हो सकता है, कोई एज्यूम, ये तो एक तरीके से एस्टिमेशन है, अनुमान है कि इतना हो सकता है ना, इसलिए प्रोविज़न फॉर टैक्स जो है हमें वापस लेना पड़ेगा। उसके बाद में एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स कोई अगर हमने गलती से ले रखा है, गलती से क्या मतलब लेते हैं, तो उसे भी बैक करने के लिए हमें प्लस करना पड़ेगा, ऐड करना पड़ेगा। इफ़ एनी डेबिटेड टू द स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस का मतलब यहाँ पर ये नहीं है कि आप उसे अब डेबिट करेंगे ना, वर्ब में थर्ड फॉर्म लगी हुई है, डेबिटेड लिखा हुआ है, ईडी का मतलब इंग्लिश, यानी कि पास्ट में जो आपने डेबिट करा हुआ है, पास्ट में जो आपने डेबिट किया हुआ है उसको आप वापस करने के लिए अब ऐड करेंगे, ठीक है। लेस क्या करते हैं सर, लेस इसमें से मात्र एक चीज़ होगी, क्या चीज़ होगी सर, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम अगर कोई आपने क्रेडिट करी हुई होगी, बात समझो, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम अगर आपने कोई क्रेडिटेड आ रहा है, वर्ड लिखा हुआ क्रेडिटेड टू द स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, या रिफंड ऑफ टैक्स क्रेडिटेड टू द स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, दो चीज़ें बस हम क्या करेंगे इसमें माइनस करेंगे। क्या सर, मान लो ये वाला 200 रुपये का प्रॉफिट जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम का यहाँ ना लेकर के यहाँ लिया हुआ होता, मान लेते हैं यहाँ गलती से रिकॉर्ड हुआ होता, गलती से मान लो 5,000 होता, क्या फिर आपका प्रॉफिट, नहीं सर, फिर तो कितना होता, 5200 होता, होना 5,000 चाहिए, 200 रुपये और क्रेडिट में ले लिए, नेट प्रॉफिट का भी नेचर क्रेडिट, ये भी क्रेडिट, दोनों क्रेडिट क्रेडिट प्लस हो जाएंगे, 5200 रुपये हो गया। क्या करोगे अपने एक्चुअल नेट प्रॉफिट पर पहुंचने के लिए, इसे 200 रुपये में इसे टोटल प्रॉफिट में से माइनस कर देंगे, ठीक है, ये आपका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा फिर 5,000 रुपये, यानी कि जो आपका एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम अगर कोई होगा जो आपने क्रेडिटेड किया हुआ हो, पहले किया हुआ हो, कहाँ पर, क्रेडिटेड टू द स्टेटमेंट एंड प्रॉफिट एंड लॉस, अगर आपने वो स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस में क्रेडिट किया हुआ है तो आपको उसे ख़त्म करने के लिए, उसका अफेक्ट जो है नलिफाई करने के लिए उसे लेस करना पड़ेगा, माइनस करना पड़ेगा, इसलिए हमने उसे यहाँ पर माइनस कर दिया, ठीक है। उसके बाद में सर ये रिफंड ऑफ टैक्स क्या है, जो क्रेडिट टू द स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस है, रिफंड ऑफ टैक्स सुनो, मान लो गवर्नमेंट को आपने देने थे कितने, 4500 रुपये, आपने पेड करे हुए हैं 6,000 रुपये, आपने एडवांस दिया हुआ था इतना, एक सेकेंड, 6,000 का, लेकिन पेड हमें कितने करने थे, एक्चुअल में हमें 4500 रुपये पेड करने थे, तो ये वाला लेस होने के बाद में हमारा 1,500 रुपये जो बचेगा वो क्या हो जाता है, गवर्नमेंट से हमें रिफंड हो जाएगा, वो हमें रिफंड हो जाएगा 1,500 रुपये, 1,500 रुपये रिफंड है तो जाएगा कहाँ, हम तो ये कहेंगे भैया हमारी इनकम है क्रेडिट कर दो, कहाँ पर, पी एंड एल अकाउंट में, अब ये हमने क्रेडिट किए हुए हैं, अब ये नॉर्मल बिजनेस की वजह से थोड़ी हमारा 1,500 रुपये का कोई फ़ायदा हुआ है, समझो ना, ये कोई बिजनेस की वजह से 1,500 रुपये का फ़ायदा नहीं हुआ, ये तो हमने एडवांस दिया हुआ था किसी को, 4500 हमारे कटे, बाकी बचे करके हमारा रिफंड मिल गया हमें, सीधी सी बात है, हमने यहाँ पर क्रेडिट में लिया हुआ है, हमें हटाना पड़ेगा। जैसे हम प्रोविज़न फॉर टैक्स के लिए, प्रोविज़न फॉर टैक्स के लिए डेबिट हो जाता है तो उसे ख़त्म करने के लिए प्लस करेंगे, यहाँ हमने क्या करा हुआ है, उसे ऑलरेडी क्रेडिट किया हुआ है, ऑलरेडी वो प्लस है तो इसे माइनस कर देंगे, इसलिए दो चीज़ें आपको ये माइनस करनी है। लेस एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम इफ एनी क्रेडिट टू द स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट लॉस, और रिफंड ऑफ टैक्स क्रेडिटेड आ रहा है वर्ड यहाँ भी टू स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, ठीक है। उसके बाद में जब इतना हम ट्रीट कर लेंगे हम पहुँच जाएंगे अपने नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स पर, बात समझ में आ रही है। अब ये जो बैलेंस होगा, ये जो बैलेंस होगा ये आपका उठ करके आएगा यहाँ फॉर्मेट में, और यहाँ से स्टार्ट होगा आपका क्वेश्चन होना। ध्यान रखना अभी तक तो आप मात्र वर्किंग नोट कर रहे थे, ठीक है, इतना बड़ा लेंदी या कुछ ऐसा नहीं है, आप प्रैक्टिस करेंगे धीरे धीरे सब हो जाएगा, ठीक है। हम किसी भी चीज़ को फर्स्ट टाइम करते हैं हमें बड़ी मतलब बहुत बड़ी सी लगती है ना, वो धीरे धीरे हम करते रहेंगे वो हमारे लिए सब नॉर्मल हो जाएगा, ठीक है।
उम्मीद कर रहा हूँ आपको इतनी चीज़ें समझ में आ गई होंगी। तब भी कोई डाउट है तो कोई दिक्कत नहीं है, आप लोग क्या करो, पहले कोशिश करो इसे समझने की, समझ में आ ही जाएगा। नहीं आता है तो भाई रट्टा तो ज़रूर मार लो, बहुत बड़ी चीज़ें नहीं है। सबसे पहले क्या उठाना है, देखो अगर मैं 2 मिनट की बात करूँ, नेट प्रॉफिट ले लो जी, उठा लो प्रॉफिट एंड लॉस में से, उसमें से हम अगर होता है रिजर्व वगैरह प्लस करो, प्रपोज डिविडेंड प्लस, इंटरिम डिविडेंड प्लस, प्रोविजन प्लस, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम है कोई वो भी प्लस, दो चीज़ें माइनस, कौन कौन से, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी और रिफंड ऑफ टैक्स। अब लेकिन ये फॉर्मेट ठीक है, हमने रट्टा मार लिया, लेकिन रट्टे मारने का यार फ़ायदा तब होता है जब हम बहुत अच्छी तरीके से रट्टा मार सकते हो, यानी कि हमारे माइंड में से स्प्लिट हो ही ना। लेकिन ध्यान रखना, जो चीज़ आप याद करते हो लाइफ में वो भूल ही जाते हो। ऐसा किसी का माइंड है ही नहीं कि वो भूलेगा नहीं, भूल जाएगा भाई, आज नहीं तो कल कोई ना कोई पॉइंट भूल जाओगे। हाँ एक फ़ायदा है, लेकिन अगर आप समझ जाते हैं चीज़ों को तो समझी हुई चीज़ ना आपको लाइफ टाइम याद रहती है। वो एक बार दोबारा से आप रिवाइज करोगे फिर से याद रह जाएगी। तो बेटर रहेगा कि आप थोड़ा सा वक्त लगाएं, समझें चीज़ों को, रीज़न पर पहुँचे कि ऐसा हो रहा है तो क्यों हो रहा है, बस इस बात को पकड़ लिया करें कि ऐसा हुआ तो क्यों हुआ, क्यों हुआ पर आप पहुँच गए, पक्का कह रहा हूँ मैं, आपकी लाइफ चेंज हो जाएगी बेटा, हर एक चीज़ आपको समझ में आने लग जाएगी। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। मैं इसका पहले एक वर्किंग नोट का कल पहले एक एग्जाम्पल कराऊंगा या क्वेश्चन कराएंगे हम लोग, ठीक है, तब उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। थैंक यू बच्चों, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।